प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के इस वीडियो में टॉप 21 को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 21 क्वेश्चन है दोस्तों, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर दोस्तों ग्रुप डी हो, अल्प हो, आरपीओ हो, इन्हीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और जो बच्चे इनकी तैयारी करें उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेने से काम नहीं बनने वाला, या सिर्फ ट्रिक जान लेने से भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर एक और दे देगा तो अगर आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक इसलिए जाननी है कि मैथ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और इसको ट्रिकली हम सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका जानेंगे, ताकि जो बच्चे हैं दोस्तों उनसे हम आगे निकल पाएँ। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में उनसे 1 मिनट ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। तो इन सारी बातों का ख्याल करके ही हमें चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या इतनी 72 से विभाज्य जहां k नॉट इक्वल टू p है तो 3k + 2p का मान क्या होगा। डरिए मत, क्वेश्चन को देख करके समझिए। पहले 11 अंकों की ये संख्या दी हुई है जो आप लोगों के सामने है। इसको कह रहा है कि 72 से अगर विभाज्य है जहां पर k नॉट इक्वल टू p, इसमें p और k दिया हुआ है, इस संख्या में p और k दिया हुआ है। ये कह रहा है कि k जो है p के बराबर नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। k नॉट इक्वल टू p तो कह रहा है कि 3k + 2p का मान, यानी k और p का अगर हमें मान पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब संख्या कौन सी है? 88 है, p है, 55 है, 40 है और क्या है आपका 40 के बाद 85 है, उसके बाद k है और 6 है। दोस्तों ये 72 से विभाज्य कैसे होगी? 72 से विभाजकता का नियम होता नहीं है और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे शॉर्ट बनाएंगे? इस 72 को हम क्या करते हैं, 8 और 9 के रूप में तोड़ देते हैं। 8 × 9 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हमें 8 का विभाजकता का नियम पता हो और 9 का विभाजकता का नियम पता हो तो अभी हमारा क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। 8 के विभाजकता का नियम ये होता है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं संख्या के, जैसे 5 के 6, दोस्तों लास्ट के जो 3 अंक हैं अगर वो आपके किससे कट रहे हो, 8 से कट जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। बस यही होता है सिंपल सा रूल। और फिर 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है? 9 की विभाजकता का नियम ये होता है कि इन संख्याओं के जो ये अंक 11 अंक है ना, 11 अंकों का योग अगर 9 से कट गया, यानी इनका योग अगर 9 से कट गया तो दोस्तों संख्या 9 से कट जाएगी। इन्हीं 2 रूल से अभी हम क्वेश्चन को निपटा देते हैं। चलिए फटाफट पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को हमने ले लिया 5 के 6 को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं कहीं दिया रहेगा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, तो उस हिसाब से हम k की वैल्यू रखें लेंगे। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो k की वैल्यू मिनिमम से रखेंगे, यानी k की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 इस तरीके से रख के चेक करेंगे कि 8 कैसे कट रही है। अगर मान लीजिए 5 है, 0 यहाँ पर रख देते हैं k की वैल्यू, तो क्या देखिए 8 × 6 = 48, 2 बचा 26 हो रहा है, नहीं कटेगा। 1 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा। 2 रख के देख लीजिए, 8 × 6 = 48, 4 46 हो रहा है, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, अगर हम 3 k की वैल्यू 3 रख दें तो ये 8 से कट रहा है, काट के देख लीजिए। यानी k की वैल्यू हमें पता चल गई कि 3 होगी। k की वैल्यू हमें पता चल गई, k की वैल्यू हमें पता चल गई कि 3 होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम 9 का विभाजकता का नियम लगाएंगे और इन अंकों का योग निकाल लेंगे। 8 दूना 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 और दोस्तों 5 कितना होता है 38 5 43, 43 3 46, 46 6 52। p नहीं जुड़ पाएगा तो p को फिर प्लस के रूप में ऐसे लिख देंगे। अब p की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 इस तरीके से p की वैल्यू रख के चेक करेंगे कि 9 से कैसे कटेगी। p की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, देखिए 9 6 54 बनाने के लिए p की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, बस काम खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो जब तक p की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे 54 होगा नहीं, तो 2 रख देंगे तो हमारे p की वैल्यू भी निकल गई। p = 2, k = 3, p = 2। अब इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए। कह रहा है 3k + 2p का मान क्या होगा, तो 3k मतलब 3 आया तो 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस p की वैल्यू 2 है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। 9 4 13, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 9999 होगी। अब ये कह रहा है कि पूर्णतः 4 से पूर्णतः विभाज्य, तो कैसे पता चलेगा? इसका सीधा सा रूल है कि इससे भाग दे दीजिए 49 से। 49 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 49 से करने 49 घटा लीजिए, यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा आपका 5 4 9, 2 बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा। 49 दूना कितना हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा शेष। अब क्या करेंगे, 9 को उतार लेंगे, 49 से कटेगा नहीं, 0 उतार करके एक 9 को और उतार लेंगे। अब देखिए किससे कट रहा है दोस्तों, 4 चौक 16, 4 5 4 से कटेगा। मैं जानता हूँ कि 4 से कटेगा, 4 9 36 और ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 3 19। ठीक है, 4 से कट गया, शेष आपका कितना बचा 3 बचा।
शेष 3 बच रहा है। अगर सोचिए अपने दिमाग से, अगर ये शेष 3 न बचता तो ये संख्या 49 से पूरी की पूरी यहाँ पे 196 आता तो कट गई होती। यानी कि अगर इस 9,999 में से अगर हम 3 घटा दें, 3 घटा दें, 3 घटा दें, यानी 9,996 जो आएगी वही पूरी की पूरी संख्या 49 से कट जाएगी। यानी ये 3 जो रिमाइंडर बच गया है उतना ही क्या करते हैं उस संख्या में से घटा देखते हैं। कोई भी किसी भी संख्या का रूल, बस ये सिंपल सा रूल होता है, उस संख्या में भाग दे दीजिए, जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 9,996। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, दो संख्याओं का योग 27 है। मान लेते पहली संख्या x है, दूसरी y है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर क्या कह रहा है कि 27 है। और आगे कह रहा है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, मान लेते पहली संख्या x है उसी का 5 गुना, कह रहा है कि दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन होगी, 5x छोटी संख्या होगी, क्योंकि कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो ये जब 5 गुना है और ये 4 गुने के बराबर है, हर हाल में यही छोटी होगी। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं, 5x - 4y हो जाएगा, 4y बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखिए छोटी संख्या की, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y को विलुप्त कर देंगे यानी गायब कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे y है, तो ऊपर वाले समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 4x + 4y बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी 7 चौको 28, 4 दूना के 8, 8 2 10, 108 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, इधर हो जाएगा 5 4 9x बराबर 108, 9 से काट दीजिए, x बराबर 108 बटे में 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो 9 करने 9, 9 दूना 8 के 18, 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 1373 पर पावर 36 माइनस 1442 पर पावर 20 का एकक अंक है। एकक अंक यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। पहले हम जानते हैं कि ये इकाई का अंक होता क्या दोस्तों, क्या इकाई का अंक। देखिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 1102 लिखा है आपने, तो अब क्या करते हैं, पूछते हैं कि कितना अंक है, इस तरीके से काउंट करते हैं दाहिनी साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उस हिसाब से आप लिखते हैं। तो ये जो इकाई आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इकाई के स्थान पर 2 है ना, उसी इकाई की बात हो रही है कि इसके जो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। तो इतना लंबा चौड़ा पावर है, प्रसार करेंगे कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक का तो क्या है, देखिए इकाई के अंक की जब भी बात हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, जैसे 4 2 5 3 7 दे, तो कोई उससे मतलब नहीं रखना है, बाएं वाली जो भी है उसको काट दीजिए, बस इकाई का अंक जो 7 है उसी को लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर है पहली 1373 है, तो इसमें के 3 को ले लीजिए और उस पर पावर जो है 36 बना दीजिए, माइनस है माइनस लिखिए। इसी तरीके से दूसरे वाले में इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 ले लीजिए, उस पर पावर 20 है, 20 बना लीजिए। अब ये 3 और 2 का क्या मैटर है, उसके रूल को समझ लेते हैं। जैसे 2 है ना, 2 पर 1 पावर है तो 2 होगा, 2 पे 2 पावर है तो क्या होगा 4 होगा, 2 पे 3 पावर है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 पे 4 पावर है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 पे 5 पावर है तो 32 हो जाएगा। ज्यों ही इकाई के स्थान पर पुनः 2 आगे आप रुक जाइए, यानी कि 4 पावर के बाद ज्यों ही हम 5वीं पावर में पहुंच रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, यानी खुद को रिपीट करने लगेगा। अब क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो ये खुद को रिपीट करेगी संख्या ऐसे ही बार बार। तो 4 पावर के बाद संख्या खुद को रिपीट कर रही है, तो 3 में भी सेम रूल ये 2 वाला ही लगता है, इसकी भी पावर का प्रसार करके देख लीजिएगा। तो 4 का रूल इसमें काम करता है, तो हम क्या करते हैं उसी 4 वाले रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी 36 में क्या करेंगे 4 से पावर में, सिर्फ पावर में भाग देना, 36 में पावर से 4 से भाग देंगे और 20 में भी 4 से भाग देंगे। अब लेंगे किसको, जो रिमाइंडर शेष बचेगा बस उसी को पावर के रूप में पुनः लिख देना। जैसे 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 0 लिख दें। ऐसे ही 2 पर भी क्या करें 0 लिख दें, नहीं, जब 0 बचे शेष तो वहां पे पुनः 4 को लिख देना है, पुनः 4 को लिख देना है दोनों पे। देखिए ये भी 4 5 20 कट रहा है, ये 9 चौको 36 कट रहा है। 1 2 3 अगर शेष बचेगा तो 1 2 3 लिखेंगे, जो ही 0 शेष बचेगा तो उसकी जगह पर हम 4 लिख देंगे। इस चीज को समझ लीजिए, 1 2 3 शेष है तो लिखेंगे 4, अगर 0 शेष बच रहा है तो 4 को लिख देंगे। अब इसको फैला लीजिए, 3 तरीके 9 तरीके 27 3 81 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16 हो जाएगा। घटा लीजिए, ये आपका 11 हो गया, 5, और ये बाकी दोस्तों आपको कुछ मत ही करिए, जो इकाई के अंक 5 आ गया, बाकी कितना भी लंबा यहाँ पे घटाना उठाना आ जाए, इससे लंबा तो नहीं आएगा, हो सकता है 7 या 8 या 9 के प्रसार में आ जाए, तो उसको मत देखिए, बस इस वाले इकाई के अंक को घटाने पर जो आ गया इकाई वाले स्थान पे बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हर जगह से टाइम बचाइए, कैसे टाइम बचाई जाती है वो सीखिए यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ पर देखिए 4 भिन्न दिए हुए हैं, चारों में पूछ रहा है कौन सी बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीपल वाला रूल लगा देते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो को उठाएंगे, पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, किसको 7/9 और 6/7 को। अब क्या करेंगे, इसका उठा करके हर का अंश में इसमें गुणा, इसका और इसके सामने ऊपर लिखेंगे, जिससे 7 7 49 यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, 9 6 54 यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे। जो जिसके सामने ऊपर बड़ा है अंक वही बड़ी हो जाएगी, जैसे 6/7 बड़ी हो जाएगी। तो छोटी वाले को मत लीजिएगा, छोड़ दीजिए उसको, छोटी वाले को छोड़ दीजिए। अब ये 6/7 आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब पुनः 22/25 को उठा के लाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 22/25, ठीक है 22/25 को लाते हैं। अब इसका भी क्रॉस मल्टीपल ऐसे ही कर लेंगे, तो 25 6 का 150 हो जाएगा, और ये आपका 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15 154 हो जाएगा। यानी कि ये वाली अब बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो 22/25 को रहने दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर ला करके क्रॉस मल्टीपल इसमें करेंगे, 11/13 का एक छूट रही है अभी, तो यहाँ पर भी कर लीजिए। तो 25 का में और इसमें गुणा करके देखिए, तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 26 2 28, 25 का करेंगे, 25 से करने 25, 25 से करने 25 1 26, 265, यानी 286 बड़ी है। तो यानी कि 22/25 के नीचे 286 है, तो 22/25 सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी है, 22/25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.424 पे बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो किसको बदलने के लिए कह रहा है, 0.424 सिर्फ 24 पे बार है। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि जो संख्या दशमलव के बाद लिखी हुई है 424 पूरा लिख लीजिए, और जिस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं, इसमें से घटा दीजिए और बटा बनाइए। और जितनी संख्या पे बार है, जैसे 2 संख्या पे बार है तो 2 9 बनाइए, और जितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, उतना 0 बना दीजिए। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि आएगा कितना, 420/990, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 करने 3, 1/3 चौको 12, 3 से काटेंगे 33, 14/33। देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी अलजेब्रा के, वर्गांतर वाला नियम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। ये रूल आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कह रहा है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, मान नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है, धनात्मक वर्गमूल, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, न कि मान पूछ रहा है। तो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो अंदर का पहले निपटा लेते हैं। क्या करेंगे, एक कोष्टक में हो जाएगा 34 माइनस 16 और एक कोष्टक में हो जाएगा 34 प्लस 16। ये वर्गांतर वाला नियम लगा दिया हमने। अब जो है घटा लीजिए, इसको घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 6 14, यहाँ पे 2 बचा 18, और यहाँ पर अगर घटा जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 50 गुणे 18। इसको हम क्या करते हैं, इसको और तोड़ लेते हैं, जिसका वर्गमूल पता है उस रूप में तोड़िए। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2। क्लियर। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का निकालेंगे 3 हो जाएगा, और 2 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, इस तरीके से गुणा कर लीजिए, 5 3 15 दूना के 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कह रहा है कि 3 प्लस रूट के जो है बड़ा कोष्टक है 3 गुणे, फिर मझला कोष्टक 3 माइनस, फिर छोटे कोष्टक में 3 + 3 भागे 6। इसमें हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल लगाकर सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट में पहले छोटी, इससे भी पहले एक आती है बार वाली उसको, उसके बाद छोटी, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ी, ठीक है। उसके बाद वो आता है ऑफ लिखा हुआ हो, काकी वाला लिखा रहता है, या फिर और स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, कड़ी के फॉर्म में दिया है उसको, फिर डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन जोड़, ए से सब्सट्रैक्शन घटा। इस क्रम में हम इसको सोल्व करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इनमें क्या है देखिए, इनमें सबसे पहले क्या तोड़ेंगे, बार वाली ब्रैकेट है नहीं, तो छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर 3 + 3 है। जो भी ब्रैकेट तोड़ेंगे उसके अंदर के काम को कर लेंगे, वो भी बोर्ड मास के क्रम के अनुसार। तो इसमें 3 + 3 है तो उस हिसाब से कर लीजिए। तो 3 प्लस बड़ी ब्रैकेट 3 गुणे, देखिए एक लाइन में करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना झंझट कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 6 भागे 6, यहाँ पे मझला बंद, यहाँ पे बड़ी बंद। अब दोस्तों मझला के अंदर का काम कर लेंगे, और मझला के अंदर का काम करने के लिए क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल। पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 में 6 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 में से घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 3 गुणे, मझला टूट गया, क्या बचा यहाँ पर 2, ठीक है। अब बड़ा वाला कोष्टक, तो इसमें गुणा है तो 3 लगे 6 हो जाएगा, +3 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन बी
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको समझिए। यहाँ पर छोटा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे सिंपल रूल होता है, लेकिन ट्रिक समझ लेते हैं। इसमें बड़े बड़े भी क्वेश्चन दे देता है, उसमें फंस जाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाले को देखेंगे। 1/10 दिया हुआ है, 1 और 10 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को यहाँ, 1 को यानी अंशों को यहाँ, हर को यहाँ, इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए 1 2 अंक बचा हुआ, तो यहाँ पर जो है 2 डैश नीचे बनाएंगे इस लाइन में 2 डैश बना देंगे। अब यहाँ पर 10 है तो इसके ऊपर पहले वाले डैश के ऊपर 10 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो इस दूसरे वाले के ऊपर 1 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, देखिए इस 10 का इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा पीछे वाले अंक को जोड़ देंगे। 10 10 में 100, 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। फिर 101 का इस 1 में गुणा करेंगे, 101 आएगा, और फिर उसका क्या करेंगे, पीछे वाले 10 में जो है जोड़ देंगे, तो 111 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, इस 111 को ऊपर लिख लेंगे और उससे पहले वाले 101 को नीचे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। इसका मान आ चुका है इस पहले वाले टर्म का। दूसरे वाले में टर्म में क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइनस दे दिया हुआ है, तो माइनस जब दे देगा तो क्या करेंगे, 111 जो आया था उसमें से हम 101 आया था तो हमने क्या किया, 10 जोड़ा। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेंगे, 101 आएगा तो इस 10 को घटा देंगे, बस वही काम करेंगे क्योंकि वहाँ पे माइनस है। तो 101 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 91 आ जाएगा। 91/101 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस बना लीजिए, ऊपर का जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 110 190 202 हो जाएगा, और बटे में 101। देखिए आपका क्या है, हर इक्वल है तो डायरेक्ट आंसर को जोड़ लिया, 2 बार जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है n और n+1 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए दोस्तों एक बात बता दो, प्राकृतिक हो चाहे ना हो तो अलग बात है। जब भी दो मतलब क्रमागत संख्याएं मिल जाएं, दो क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए 1 और 2 का अगर HCF पूछे, जब भी दो क्रमागत संख्या जिनका अंतर 1 हो तो उनका HCF भी हमेशा 1 आएगा। जैसे 1 2 में कितने का अंतर है, एक क्रमागत संख्या है कि नहीं। इसी तरीके से 2 5 हो, इसी तरीके से 22 23 हो, तो ये जितनी भी क्रमागत संख्या है उनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपकी जो प्राकृतिक संख्या n दी हुई है, n है और n+1 है, तो इनमें भी अंतर कितने का है, देखिए n है और n+1 है, ये भी क्रमागत संख्या हो चुकी है, ये भी क्या है, क्रमागत संख्या है, तो इनका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्रमागत संख्याओं का HCF 1 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। 20% यानी रेट दिया हुआ है r बराबर 20%। कह रहा है कि यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 84,700 है, प्रिंसिपल समझ लीजिए, जिस तरीके से आप चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाते हैं सूत्र लगा करके, बस सेम वही यहाँ पर फार्मूला लगा देना और कुछ है नहीं। यहाँ पे प्रिंसिपल जो जनसंख्या दी हुई उसको प्रिंसिपल समझ लीजिए, P 84 कितना 8,47,000, और कह रहा है कि तो 2 वर्षों में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, यानी टाइम T बराबर दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक, तो लगा दीजिए। अमाउंट ए बराबर क्या हो जाता है, अमाउंट ए बराबर P × 1 + r बटे में 100⁻n होता है। n क्या है, T है, टाइम है, बस वही रूल लगाना है। और यहाँ पर 8,47,000 रख दीजिए, और यहाँ पर 1 + r क्या है, 20 है, यहाँ पर 100 है, n का मतलब 2 है। यहाँ से काट दीजिए, 1/5 आ जाएगा, 5 × 5 = 6, यानी कि 5/, दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 5 6/5 हो जाएगा। 6/5 को हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कैसे निपटाते हैं। 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 36 बटा में 50 25, 25 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 3 75 हो जाएगा। फिर आएगा कितना दोस्तों, 75 का मतलब हो गया एक नहीं बल्कि यहाँ पर डायरेक्ट चलिए 14 5 9 5 14 9 आ जाएगा, फिर 97 हो जाएगा। 7 को उतारेंगे तो फिर 25 3 75 ही जाएगा, 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। फिर 25/200 हो जाएगा, 25/200, यानी कि आएगा कितना, 33 88 × 36। हम इसको यूनिट डिजिट से ही मान निकालेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे गुणा करेंगे टाइम लगेगा। टाइम को बचाइए कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक कर लिया ऑप्शन में किसी का इकाई का अंक इक्वल नहीं है, तो उसी रूल से इसको निकाल देते हैं। अगर इक्वल रहता तो फिर गुणा करना पड़ता। देखिए 8 6 48, इन दोनों के इकाई का अंक गुणा कर दिया 48, इकाई का अंक 8 आ गया। किसका इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर देखिए सी का है, ऑप्शन सी पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, क्या, +40। फिर कह रहा है और इसके बाद 40% की कमी की जाती है, फिर -40 किया जा रहा है। तो कह रहा है संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत में बताइए। तो परिवर्तन दोस्तों जिस तरीके से क्रमागत संख्याओं में परिवर्तन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को करते हैं, या फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप करते हैं, वही रूल लगा देना है बस। -4 + 40 -40 एंड
40 गुणे 40, यहाँ पे प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस में जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। यहाँ पे भी प्लस ही होता है, लेकिन एक माइनस में आने की वजह से ये प्लस माइनस हो गया। इस चीज़ को समझ रहे कि नहीं, बस सूत्र को समझिए और फटाफट इसको कर लीजिए। चलिए ये आपका हो गया, बटे में 100 हो जाएगा। मार दीजिए 2 0 से 2 0 खत्म कीजिए, 40 से 40 खत्म हो जाएगा, 4 चौको 16%। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए तो कौन है, 16% किस में आया है, इस पे ध्यान दीजिएगा, माइनस में आया है, माइनस में। इसको गलती कर बैठेंगे तुरंत, तो जब माइनस में आया तो 16% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि वस्तु 100 रुपये की थी, इस पे कह रहा है कि 74% का लाभ लेकर के वो बेच दिया। इसको क्या किया, कास्ट प्राइस उसकी 100 रुपया थी, यानी 100 रुपये की वस्तु खरीदा और 74% लाभ पर उसको बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा कि नहीं। 100 का 74% निकालेंगे कितना होगा, 74 होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 174, यानी सेलिंग प्राइस उसका 174 रुपया हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी कि वस्तु 100 रुपये की पहले खरीदा था, अब इसका कह रहा है कि 50% इसको बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु अब कितनी की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी। यानी कि अब उसका सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस हो गया 150 रुपया। अब उस वस्तु को ये भी कह रहा है साथ साथ, लेकिन बेचने का जो विक्रय मूल्य है वो नहीं बढ़ रहा है, वो 174 का पहले भी बेचे, अब जो है बाद में भी 174 का बेच रहे हैं। यानी जब 100 रुपये की वस्तु खरीदे तब भी 174 का बेच रहे हैं, जब 150 की खरीदे तब भी 174 का बेच रहे हैं। तो इस कंडीशन में नया प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, यानी कि जब 150 रुपये की वस्तु को हम खरीद करके 174 की बेच रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर पहले लाभ देखिए कितना हो रहा है, जो 150 पैसे बढ़ने के बाद वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 150 रुपया और उसको बेच रहे हैं 174 रुपया। लाभ कितना हो रहा है, कुल 24 रुपये का लाभ हो रहा है। 24 रुपये का लाभ हो रहा है कितनी की वस्तु पे, 150 रुपये की वस्तु पे। बस 100 से गुणा कर दीजिए, यही आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 50 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 8 दूना के 16%। कितना हो गया, 16%। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है। कितने रुपए में खरीद रही है, 75,000 रुपये में एक कार खरीद रही है। वो उसकी रिपेयरिंग में 10,000 रुपये खर्च कर देती है। रिपेयरिंग में वो क्या खर्च कर दे रही है, 10,000 रुपये खर्च कर दे रही है। बाद में उसने इस कार को चीरू को 15% के लाभ पर बेच दिया। पहले तो ये बताइए कि अब इसको कार कितने की पड़ गई। रीमा 75,000 की खरीद के लाई, 10,000 खर्च कर दिया, यानी कि उसको अब कार पड़ गई है 85,000 रुपये में। यानी कि रीमा का जो कास्ट प्राइस हो गया किसका, रीमा का, वो दोस्तों कितना हो गया, 85,000 रुपया हो गया। अब आगे करें कि बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी, तो अब चीरू का जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चीरू का जो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 85,000 का कितना निकालेंगे, 15%। तो क्या करेंगे, 115 बटे में 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका मालूम है, आपको पता ही है। क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट पर जो प्रतिशत रहेगा उसको जोड़ देंगे, वो ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 नीचे से लिख देंगे। बस वही है, मैं डायरेक्ट जोड़ करके लिख दिया हूँ 115। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर काट कूट करके कुछ करिए, देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, फिर आगे करते हैं। आगे पढ़ लीजिए। पहले कह रहा है चीरू ने इसे रीतू को फिर 10% लाभ पर बेच दिया। तो पहले चीरू का ये कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका 10% लाभ निकालेंगे। तो कह रहा है रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की, यानी ये निकालने के बाद फिर उसका 10% निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब काट लीजिए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब गुणा करना पड़ेगा, यानी 850 में कितने से गुणा करना है, 115 से। एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, 115 में 85 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 50 25 हो जाएगा, 5 1 5 2 7 हो जाएगा, 5 1 5 8 5 40 हो जाएगा, 8 1 8 8 4 12 हो जाएगा, 8 1 8 1 9 हो जाएगा, 5 7 5 2 7 और ये आपका हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे 0 लगा दीजिए। कितनी हो गई उसकी, 97,750। अब इस देखिए, ये चीरू का जो है कास्ट प्राइस, यानी इस इतने में चीरू ने रीमा से 97,750 में उस कार को खरीद लिया। अब पुनः क्या कर रहा है चीरू, किसको, रीतू को ये कार 10% लाभ पर बेच रहा है। तो कह रहा है रीतू ने वो कार कितने की खरीदी, कितना खर्च किया। तो बस रीतू का हमें क्या करना है, रीतू का देखिए यहाँ पर रीतू का दोस्तों हमें क्या निकाल लेना है, कास्ट प्राइस निकाल लेना है। कितना, 97,750 का 10% निकालना है, तो 110 बटे में 100 कर दीजिए, बस हो गया। 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, 11 का गुणा कर दीजिए, 11 5 55,
11 7 77, 77 5 82 हो जाएगा दोस्तों। लास्ट में 25 किसकी आ रहा है? लास्ट में 25 सिर्फ डी की आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया 975 का दान किया। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात क्या होगा? उमेश ने दान किया 750 रुपया, कपिल ने दान किया 975 रुपया। इनका अनुपात निकालना है, बस निकाल दीजिए। अनुपात निकालने के लिए इसको एकदम मिनिमाइज कर दीजिए, काटिए दोनों जिससे कट रहे हैं। अगर मैं 25 से काटूँ तो कट जाएगा, 25 3 75 और ये आपका हो जाएगा 25 3 75, बचेगा भाई 225, 25 नवा 3 से भी कटेगा 10 आएगा, ये 3 से कटेगा 13 आएगा, 10 संबंधित 13 ऑप्शन 10 संबंधित 13 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ये आपका बहुत आसान है, सूत्र से कुछ करना नहीं। क्या करना है? M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2, बस इसी सूत्र से इसको सॉल्व कर देना। कह रहा है 5 पुरुष, यानी कि जो M1 है कह रहा है कि 5 है 12 दिन में, यानी कि D1 जो है वो क्या है 12 है। और क्या कह रहा है? पहले कार्य को यानी W1 को पूरा का पूरा एक मान लेते हैं, एक कार्य है, तो कह रहा है कि तो आगे कह रहा है तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी कि M2 की वैल्यू पूछ रहा है और जो है D2 क्या है? D2 कह रहा है 10 दिन में बनाने के लिए, लेकिन वर्क बढ़ गया, काम बढ़ गया। कह रहा है कि काम को 50% अधिक कर दिया गया। पहले जो है W1 था 1, तो W2 हो जाएगा 1 प्लस 50% अधिक करेंगे तो 1/2 आधा जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करने 2 3/2। W2 क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। सबका मान सूत्र में रख दीजिए। M1 दोस्तों क्या है आपका 5 है, D1 आपका 12 है, W1 1 है, M2 आपको निकालना है कितने मजदूर। अब यहाँ पर D2 क्या है आपका देखिए तो 10 है और बटे में W2 क्या है 3/2 है। 2 ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर ऊपर रख दीजिए। तो काटिए, देखिए किससे कटा? 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा। इस 3 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, 3 3 9, यानी M2 बराबर 3 3 9 मजदूर निपटा लेंगे उस काम को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4 संबंधित 3 के अनुपात में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग की गए तांबे की मात्रा क्या होगी? क्या कह रहा है कि 140 ग्राम पीतल 140 ग्राम, ठीक है, को कह रहा है तांबे के साथ मिलाया गया। पीतल और तांबे का जो रेशियो है कह रहा है कि वो 4 संबंधित 3 का है, मिला करके एक मिश्र धातु कह रहा है तैयार की गई। ठीक, तो कह रहा है कि तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा पूछ रहा है, पीतल की मात्रा दिया हुआ है 140, यानी 4 अनुपात का मान देखिए, पीतल का अनुपात 4 है और उसका मात्रा दी हुई 140 ग्राम, 4 अनुपात का मान 140 ग्राम, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 140/4। तो यहाँ से हम 3 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 140/4 गुणे 3। काट लीजिए, देखिए 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 4 5 20, 25 3 105 ग्राम किसकी मात्रा पूछ रहा था दोस्तों? यहाँ पर तांबे की मात्रा 125 ग्राम 105 ग्राम आ चुकी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI का मिक्सचर है। तो देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा हरि ने 11.03% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए ₹100 का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। देखिए पहले तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर उसने 100 रुपया निवेश कर दिया, जो कि दर इसकी 11.03% थी। कह रहा कि वही जो आपका सिंपल इंटरेस्ट की दर से जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, अमाउंट यानी टोटल राशि बन रही है, वही राशि प्राप्त करने के लिए उसको कितनी उस अमाउंट प्राप्त करने के लिए उसे कितना धन यानी कितना प्रिंसिपल जमा करना पड़ेगा, लेकिन 10% के दर पर जमा करना पड़ेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर। चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 11.03% की सामान्य दर है, उससे सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है PRT, ठीक है, बटे में 100। अमाउंट निकालने के लिए फिर इसमें P जोड़ देते हैं, ये आपकी A की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो P आपका क्या है, मूलधन आपका कितना है दोस्तों 100 रुपया है। ठीक, R कितना है 11.03% है। समय 3 साल की बात हो रही है, अब बटे में 100। ये आपका ब्याज आ गया, साधारण ब्याज, इसमें 100 जोड़ देंगे, ये अमाउंट बन गया। यही राशि प्राप्त करने के लिए कह रहा है
कि उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में उसको कितना प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना जमा करना पड़ेगा। तो हमें पी का मान निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो अमाउंट का सूत्र होता है वो लगा देते हैं। 1 + आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 10% कह रहा है, बटे में 100 टू द पावर एन, एन की वैल्यू वही 3 ही साल है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिके 9, 0 11 3 33, 100 जोड़ देंगे तो 133.09 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 10 11 बटे में 10 हो जाएगा, यानी पी गुणे 11 का 3 बार गुणा कर देते हैं। 11 गुणे 11 बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इस यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं, 10 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 गुणे जगह नहीं है, अब बटे में 11 गुणे 11। अब काट लीजिए, देखिए 1 0 खत्म करेंगे, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1330 11 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका कटेगा 11 का 11 दूना 22, और यहाँ पर दोस्तों ये दशमलव समथिंग आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा 121 रख लेते हैं, पूरा 121 रख लेते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्स उतना आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स आएगा, पूरा नहीं आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं भी दशमलव में मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए पूरा इसको रख लेंगे, ठीक है। 0.9 आएगा, इस तरीके से 120.9 आएगा, 120.9 आएगा, देख लीजिए भाग दे करके। तो इसको मैं पूरा 121 ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब 11 से काट दूंगा, 121 11 बार जाएगा, फिर 11 से 11 कट जाएगा। यहाँ पर एक 10 भी खत्म हो चुका है, दशमलव को उधर ले जाने की वजह से बचा 10 गुणे 10, यानी 10 10 में 100। क्या आ गया? पी का मान 100। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8 संबंधित 27 हो तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता है सूत्र? 4/3 पाई r क्यूब होता है। और इसके संपूर्ण क्या पूछ रहा है? तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है? 4 पाई r² होता है। मान लेते हैं पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब, दूसरे गोले का कह रहा है कि 4/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी r1 का क्यूब बटे में r2 का क्यूब। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि अनुपात 8/27 है, 8/27 है, ठीक। 8/27 ये दोस्तों क्या दिया हुआ है? क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कट पीट रहा है, कट पीट नहीं रहा, कोई बात नहीं। आयतन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आयतन दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से आयतन है तो चलिए ठीक, तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर तो मुझको नहीं लग रही, हाँ एकदम सही है। तो यहाँ पे r1 बटे में r2 निकालेंगे तो ये पूरा होल का क्यूब तो लिख सकते हैं, इस क्यूब को काट के क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूब खत्म होगा तो ये क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा, 8/27। तो क्यूब रूट में चला जाएगा तो दोस्तों 8 का 2 होता है, 27 का 3 होता है, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए दोनों का, यानी कि 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे में 4 पाई r2 का स्क्वायर। बस ये 4 पाई कट गया, r1 बटे में r2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, r1 बटे में r2 का होल का स्क्वायर। r1 बटे में r2 2/3 आया, इसी का होल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 संबंधे 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला यहाँ पर कह रहे 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? देखिए 1000 और 3000 के बीच की बात कर रहा है, ये समांतर श्रेणी से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मुझको बताइए 1000 तो 7 से कट नहीं रहा, तो 1000 के आगे बढ़िए। अब कौन सी संख्या 7 से कटेगी? अगर 1001 करते हैं तो देखिए 7 करने 7, 3 बजा 7 चौको 28, 7 21, 1001 जो है आपकी कट जाएगी, यानी ये जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 1001 से स्टार्ट होगी। अब 3000 तो कटेगी नहीं, तो 3000 नहीं कट रही है, 7 चौको 28 नहीं कटेगी, तो फिर क्या कटेगी? अगर घटाते हैं तो 2999 होगा, ये कटेगी नहीं कटेगी? तो क्या कौन सी कट सकती है? अभी अंदाज लगा लेंगे। 7 चौको 28, 1 बचा 19, 7 दूना के 14, 5 59, 7 वाले 56, यानी ये 6 होगा तभी कटेगी, यानी कि लास्ट पद हमारा 2996 निकल गया। एल की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है एन का मान, क्योंकि कह रहा है कि 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं। 7 से जब विभाज्य होने वाली संख्याएं निकालनी है तो जो हमारा सर्वंतर होगा डी 7 ही होगा, क्योंकि संख्याओं में 7 का गैप आएगा, 7 का गैप आएगा, बस निकाल दीजिए वहीं से। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी से, बस यही से सूत्र से निकलेगा। अब यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है? 2996 लास्ट पद, और ए क्या है? 1001 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी दिया हुआ कितना? 7। अब यहाँ पर इसको ले जाकर उधर घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका?
आपका 1 घटेगा 95 आ जाएगा 1995, 1995, ठीक है 1995। और ये 7 जाएगा तो इससे बटे में आ जाएगा और इधर आपका n-1 बचेगा। n की वैल्यू निकाले, पहले यहाँ से भाग लीजिए, 7 दूना के 14, 14 का मतलब 5, 5 7 वाड़ कितना बचेगा, 7 वाड़े 56, 8 और दोस्तों आपका 3 7 5 35। अब यहाँ पर n एक इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1 और ये n, यानी कि n की वैल्यू 286 आएगी। कितनी आएगी, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कह रहा है कि 7 से पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 286 संख्याएं। क्लियर। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन करे यदि cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर 3/5 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी, अभी पता चल जाएगा। तो जैसे आपके पहला सूत्र अभी मैं शुरू में बताया था, ए वर्गांतर वाला जो सूत्र होता है, a² माइनस b² a प्लस b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। क्लियर है, एक ये होता है। दूसरा सूत्र की इसमें जरूरत जैसे जैसे पड़ेगी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको उठा लेते हैं। अब इसको cos टू द पावर 4 थीटा को cos टू द पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी तरीके से sin टू द पावर 4 थीटा को sin स्क्वायर थीटा टू द पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये है 3/5 के बराबर। अब यहाँ पर क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में और दूसरे में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दूसरे कोष्टक में और ये बराबर है 3/5 के। इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 के, तो 1 गुणे और इसकी बराबर होती है cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा बराबर हो गया 3/5। काम खत्म, ये एक का कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, छोड़ दीजिए। cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ से देखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी सूत्र होता है cos 2 थीटा होता है। 1 माइनस इतने का मान होता है cos 2 थीटा और ये जो आपका 2 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा दिया हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के। cos 2 थीटा बराबर आया है आपका कितना, 3/5 लिख लीजिए और ये साइन 2 थीटा को प्लस बनाइए, यहाँ पर बराबर नहीं, इसको लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी 3/5 हो गया प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू 3/5 है, उसका स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9/25 हो जाएगा। 25 1 25 माइनस निकालेंगे 16/25 बाहर निकलेगा तो ये 4/16 बाहर निकला, 4 25 बाहर निकला 5 और 3/5 नीचे का हर इक्वल है, ऊपर डायरेक्ट आंसर जोड़ दीजिए 4 3 7 7/5। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक